डॉक्टर मोहित, जब किसी पेशेंट की आईवीएफ साइकिल फेल होती है, उनके लिए वो काफ़ी दर्दनाक और हेवी टाइम हो सकता है, क्योंकि उनकी काफ़ी इमोशनल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में। जब दूसरी बार वो आईवीएफ साइकिल ट्राई करने के बारे में सोचते भी होंगे, तो आई एम क्वाइट श्योर वो एक डर हमेशा बना रहा होगा कि अगर दूसरी बार भी ऐसा ही रिजल्ट निकल के आए तो हम क्या करेंगे। मेरा यही टेक होम मैसेज रहेगा कि अगर आप एक पेशेंट है जो आईवीएफ करा रहे हैं, तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखिए। आपके केस में 70% सक्सेस का चांस होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा सक्सेस का रेट माना जाता है। जस्ट इन केस आपका यानी साइकिल फेल होता है, तो आप हिम्मत ना हारिए। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपका नेक्स्ट ट्रांसफर में आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ, ये करने से पहले आपके डॉक्टर पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। ओके, बेसिक चीज़ें उनको रूल आउट कर लीजिए। ओके, स्टडी कर लीजिए कि भाई यूट्रस ठीक था, लाइनिंग ठीक था, इन्फेक्शन नहीं था, एंड देन थोड़ा बहुत ओके ऊपर वाले पे भरोसा करिए, सब कुछ सही रहेगा, रिजल्ट आना ही चाहिए। ये सिंपल मोटो याद रखिए, ट्राई एंटिल यू सक्सीड। कहीं ना कहीं सक्सेस आना ही है। एक सक्सेसफुल डॉक्टर होने के नाते और जैसे आपके पिछले 20 सालों की प्रैक्टिस रही है, यू आर सीन एज अ मिरेकल doctor for the parents who are seeking parenthood, specifically after multiple failed IVF cycles। आपके यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों को मिलते हैं, रिव्यूज में भी दिखता है। ऐसे केसेस में जो सेकंड साइकिल होता है, उसको पहले साइकिल से कैसे अलग बनाते हो, क्या अलग बनाते हो जिससे ये रिजल्ट निकल के आता है? रोहित, पहली बात है कि कोई भी आईवीएफ फेलियर इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट रियलिटी, जो पेशेंट को भी फेस करना है एंड हमें भी फेस करना रहता है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि यानी पेशेंट एक आईवीएफ साइकिल कराने के लिए क्या कुछ नहीं करता। कोई अपना घर बेच देता है, कोई ये करता है, एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई, और फिर भी एक परसेंटेज पॉपुलेशन है जिनका आप सब कुछ सही करो तो भी रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। बट एक हमने प्रोटोकॉल बना दिया है जिस तरीके से हम हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट का आईवीएफ कोई भी कारण से नेगेटिव आता है, तो उनसे कोई भी फर्दर प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करने के पहले हम ऑलमोस्ट 48 आवर्स एक इंटरनल ऑडिट करते हैं। ये इंटरनल ऑडिट में हम हमारे क्लिनिशियंस और हमारी एम्ब्रियोलॉजी की टीम बाकायदा बैठ करके वो केस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें इनपुट्स लिए जाते हैं, एक एक पॉइंट यानी बारीकी से स्टडी की जाती है कि भाई ये पेशेंट को जब इंजेक्शन दिए थे, फॉलिकल कितने बन रहे थे, किस स्पीड पे ग्रो कर रहे थे, जब अंडे निकाले ओके तो कितने अंडे मिले। ओके, हो सकता है हमने 20 फॉलिकल एस्पिरेट किए हो, 5 अंडे मिले हो, तो ये रेशो देखा जाता है। फिर लैब वालों के इनपुट्स लिए जाते हैं कि भाई एग क्वालिटी कैसी थी, स्पर्म क्वालिटी कैसी थी, एम्ब्रियो दिखने में कैसे थे, और एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहे थे उनके माइलस्टोन्स कैसे थे। कभी कभी एम्ब्रियो ज़्यादा फास्ट होते हैं, कभी स्लो होते हैं, और ये साइलेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि एग और स्पर्म की इंट्रिंसिक क्वालिटी कैसी है। तो ये ऑडिट करने में हमें 1 या 2 दिन समय जाता है, बट एक बार ये किया तो हमारे पास पूरा आगे प्रोग्रेस चार्ट रेडी होता है, और इसके साथ हम पेशेंट को डिस्कशन के लिए 2 दिन बाद बुलाते हैं। ओके, देन इस स्टेज पे पेशेंट का एक वापस रिपीट सोनोग्राफी किया जाता है, ये देखने के लिए कि भाई यूट्रस हेल्दी था भी या यूट्रस को और इम्प्रूव करने की कोई गुंजाइश है। एंड लास्टली हम ये भी असेस करके रखते हैं कि भाई ये पेशेंट्स के पास अभी भी एम्ब्रियो बैलेंस है, फ्रीज करके रखे हुए हैं, कि हमें नए एम्ब्रियो बनाने की ज़रूरत है। अगर बैलेंस एम्ब्रियोज है तो ये एम्ब्रियो की क्वालिटी क्या है और इनमें इम्प्लांटेशन की क्षमता क्या है। हमें ओह ग्रेट। तो इस ऑडिट के बाद मेरे ख्याल से आपके सामने काफ़ी क्लैरिटी से आ जाता होगा कई सारे रीजंस। तो फिर इस ऑडिट के रिजल्ट के तौर पर आप सेकंड साइकिल में एग्जैक्टली कहाँ और क्या क्या चेंजेस करते हैं, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ। करेक्ट। पहली बात तो ये होता है कि अगर किसी का इम्प्लांटेशन फेल हुआ है, एक कारण हो सकता है कि भाई ये एम्ब्रियो कमज़ोर था। अगर एम्ब्रियो कमज़ोर था तो कुछ एम्ब्रियो तो दिखने में कमज़ोर होता है, कुछ दिखने में स्ट्रांग है बट अंदर से वीक हो सकता है। फिर कभी कभी किसी का यूट्रस लाइनिंग वीक हो सकता है, किसी में लाइनिंग अच्छा है बट अंदर इन्फेक्शन हो सकता है जो समझ में नहीं आता है। एंड देन किसी का सिर्फ लक खराब है, आपने सब कुछ सही किया है, बस वो इम्प्लांटेशन इस समय होना नहीं था। तो हम मेथोडिकली एक एक चीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये पेशेंट का ऑलरेडी यूट्रस का डिटेल स्टडी हो चुका है कि नहीं, क्योंकि ये एक फैली सिंपल प्रोसीजर है। अगर ये पेशेंट का हिस्ट्रोस्कोपी या यूट्रस का अंदर का इवैल्यूएशन नहीं हुआ है
तो अक्सर सेकंड आईवीएफ से पहले हम यूट्रस के अंदर एक कैमरा डाल के देखते हैं कि भाई वही कैविटी जहाँ पे हम एम्ब्रियो को छोड़ रहे हैं वो जगह अंदर से नॉर्मल है कि नहीं। कई बार कैमरा डालने पे समझ में आता है कि अंदर छोटे पॉलिप्स है, पर्दा है, गांठ है, इन्फेक्शन है, जाले हैं। अगर ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दिखता है तो उसी समय उसको हम करेक्ट कर देते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल भी है तो भी हम थैली को अंदर से क्लीन करके जो कचरा या लाइनिंग निकलता है उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि भाई कोई छुपा हुआ इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है नेक्स्ट अटेम्प्ट से पहले। सो फर्स्ट थिंग है यूट्रस के हेल्थ को 100% डबल चेक करना, डबल कंफर्म करना। अगर लाइनिंग किसी में कमज़ोर होती है तो आजकल नया टेक्नोलॉजी भी आ चुका है, हम ब्लड लेके पीआरपी बना के यूट्रस के वॉल में भी डाल सकते हैं ताकि यूट्रस का ब्लड सप्लाई वैस्कुलरिटी बढ़ाए, आगे जाके एंडोमेट्रियम का थिकनेस भी बढ़ सकता है। तो ये पार्ट 1 रहा। नाउ पार्ट 2 ये रहता है कि भाई अभी हमें एम्ब्रियो की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट आईवीएफ के लिए। कई पेशेंट्स के पास एम्ब्रियो ऑलरेडी फ्रोजन रहता है, तो इन पेशेंट्स में प्रोसेस रिलेटिवली सिंपल हो जाता है। हम इनका सिर्फ यूट्रस का लाइनिंग बढ़ाते हैं, लाइनिंग अच्छा होगा तो यही बैलेंस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर ये इस टाइम चिपक गया तो यानी प्रॉबली बैड लक था कि ओके पहली बार चिपका नहीं, ओके, या फिर यूट्रस पे कुछ था जो हमने करेक्ट किया, दैट वाज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। बट अगर 2 बार ट्रांसफ़र करने के बाद भी एम्ब्रियो नहीं चिपकता तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें ये यानी थॉट ऑब्वियसली आता है कि क्या ये एम्ब्रियो अंदर से वीक है। अगर दिखने में सुंदर है, अगर अंदर से वीक है तो हमें ये एनालाइज करना है कि ये वीकनेस कहाँ से आ रहा है, ये अंडे से आ रहा है या स्पर्म से आ रहा है, और अकॉर्डिंगली हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। अच्छा, अगर हमें किसी पेशेंट पे नए एम्ब्रियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि अप्रोच या प्रोटोकॉल चेंज करें। ओके, आईवीएफ में अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, देयर इज अ लॉन्ग प्रोटोकॉल, शॉर्ट प्रोटोकॉल, अल्ट्रा शॉर्ट प्रोटोकॉल। सो अगर किसी पेशेंट पे एक प्रोटोकॉल काम नहीं किया है तो यूजुअली अगले साइकिल के लिए वेरिएशन के लिए हम प्रोटोकॉल भी चेंज करते हैं, जो टाइप ऑफ इंजेक्शन दिए वो भी चेंज करते हैं। ओके, किसी का बॉडी एक इंजेक्शन को फेवरेबली रिस्पॉन्स देता है तो कोई यदि दूसरे इंजेक्शन को रिस्पॉन्स देता है। कई बार सिंपल थिंग्स लाइक चेंजिंग प्रोटोकॉल एंड चेंजिंग इंजेक्शंस हमें फैंटास्टिक रिजल्ट्स नेक्स्ट टाइम दे सकते हैं। सो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग, ये ट्रायल एंड एरर भी कई बार करना पड़ता है, बट छोटे चेंजेस से कई बार अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं हमारे पास।